एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। तो माय ऑल फ्रेंड्स, आ गया है आज एक और नया वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोगों को जो चीज पढ़नी है, नाम है उसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। आज खत्म करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल और इसके बाद बचेगा रोटेशन मोशन। यहाँ पर जो चीज लिखी है वो सही बात है। तूफान के आने से पहले की शांति है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आज हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, चुटकियों में। इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम खत्म कर देंगे। तो अब होगा फिजिक्स वॉर 2.2। चलिए चालू करते हैं आज का ये बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा वीडियो। एज यूजुअल मैं हर एक में कहता हूं, तो चलिए अभी हम इसे चालू करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। और आपको यहाँ पर यहीं से दिख रहा होगा कि क्या क्या करना है। हमें COM पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास, COG पढ़ना है, कोलिजन पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है, और ये सब एक ही वीडियो में करना है। तो समझ सकते हो यार कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का ये वीडियो। ठीक है, सो स्किप वगैरह करना मत, पूरा शुरुआत से देखना। और यही चीज मेरे को आपसे कहना भी होता है, सो मैंने कह दिया। Let us start with the topic center of mass. Let us start with the topic center of mass. मास का सेंटर, ठीक है। टॉपिक का नाम सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। जैसा कि मैंने शुरुआत की वीडियोस में एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो पूरा मास होता है एटम का, वो सारा इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। जितना भी मास होता है पूरे सिस्टम का, वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर होता है। एज वेल एज, बिल्कुल सेम बात मैकेनिक्स में भी यूज होगा। आपके पास अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उसके मास का एक कोई फिक्स्ड सेंटर होगा जिसके अंदर वो सारा मास स्टोर्ड होगा। ठीक है, ये कन्वेंशन माना जाता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके का लमाइना है। लमाइना मतलब सॉलिड, लमाइना मतलब हो गया आपका एक सॉलिड शेप। ठीक है, हमारे पास एक इस तरीके का लमाइना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? हम कहेंगे यहाँ पर होगा। जो इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अभी इसे हमने यहां से काट दिया तो वो दूसरा एक क्वेश्चन भी बन जाता है, अलग से क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके का, जो कि अभी हमें डिस्कस नहीं करना। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लिंकेज इफेक्ट आ रहा है। अभी ठीक है लगता है। सो ओके, क्या था, कहां पर थे? हाँ, हमारे पास एक लमाइना है तो इसका सेंटर ऑफ मास ये सेंटर होगा। ठीक है ना, मतलब यार सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह है जहां पर सारा मास एक जगह पर इकट्ठा होता है, किसी भी सिस्टम का या फिर किसी भी एक पार्टिकल्स के समूह का। ठीक है ना, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है और हमने इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। तो इस आदमी का कुछ मास हुआ मान लीजिए 50 किलो, इस आदमी का कुछ मास हुआ मान लीजिए 100 किलो। ठीक है, और हमने कहा कि इनके मास के बीच का एक सेंटर होगा जिससे कि कुछ दूरी पर ये आदमी खड़ा है, कुछ दूरी पर ये आदमी खड़ा है। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास।
जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ना अभी शुरू ही किया है उन लोगों को ये थोड़ा सा टॉपिक समझने में हार्ड लगेगा, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना ऑलरेडी समझने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा हार्ड लगेगा। क्या है कि एक जगह पर सिस्टम के एक जगह पर पूरा मास इकट्ठा हो गया, ऐसे समझो एक जगह पर पूरा मास जाके इकट्ठा हो गया है, उसी जगह को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, यानी कि मास का सेंटर। नाम से समझ में आ रहा है किसी भी सिस्टम के लिए उसके मास का सेंटर। चलो तो अभी सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज चालू करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है गाइस वो है m इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू r, ठीक है। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r फॉर, यहां पर हमारे पास दो मास है, मान लीजिए m1 m2, इनका सेंटर ऑफ मास मैंने कहा यहां से r1 डिस्टेंस दूर है, यहां से r2 डिस्टेंस दूर है, सही है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ओके, तो मास को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, m1 बाय m2, ये चीज तो हमने पहले देख रखा है, यहां पर r2 बाय r1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक सॉलिड कन्वेंशन होता है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ओके, सो हमारे पास ये केस है, क्या है कि एक मास है m1 यहां पर पड़ा हुआ, एक मास m2 यहां पर पड़ा हुआ, डिस्टेंस r1 दूर सेंटर ऑफ मास से, डिस्टेंस r2 दूर सेंटर ऑफ मास से, तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो जाएगी। m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू r2 बाय r1, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। अभी इसका कोई डेरिवेशन नहीं, m इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r का कोई डेरिवेशन नहीं है कि m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू r2 बाय r1 क्यों आया, वैसे होता भी है, ठीक है ना, थोड़ी सी हायर मैथ्स लगती है इधर। वैसे आपको पता ही होगा यार, प्रोपोर्शनलिटी में तो ये सारी चीजें चल जाती हैं। अगर कोई चीज a इज प्रोपोर्शनल टू b है, a इज प्रोपोर्शनल टू b है, तो a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी में चीज चलती है, क्या कि अगर कोई चीज m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू r2 बाय r1 प्रोपोर्शनल है, कैसा, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ओके, आई थिंक यहां पर दूसरा भी पेन है। ओके, सो चलिए, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है, ध्यान रखना, दूसरी प्रॉपर्टी को नाम है उसका x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू mx, सिग्मा लगाऊंगा अपॉन सिग्मा m। मतलब नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूं, x सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m इंटू एक्स के नेट के, m इंटू एक्स के नेट के, और डिवाइड में होगा पूरा मास जितना एक सिस्टम में दिया है। मतलब यार नाम से पता चल रहा है ना कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल्स का कुछ सिस्टम होगा जिनके ऊपर हमें ये पढ़ना है, ठीक है, जिनके ऊपर हमें ये केस स्टडी करना है। तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स डायरेक्शन में 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल्स हैं, जो कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो एंड 4 किलो के, ठीक है ना। अभी मैं कह रहा हूं यहां पर, या फिर मैं कह लेता हूं यहां पर इनका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो दूरी है वो मान लीजिए आप 2 मीटर की है, और इसकी यहां से 1 मीटर की दूरी, इसकी 1 मीटर की, और इसकी इससे 2 मीटर। नाउ फाइंड एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना,
बस हमको लिखना है x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, x का मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि आई कैप वाला केस है, ओनली आई कैप। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहां पर मास 1 किलो का, डिस्टेंस 2 मीटर। x क्या है? x क्या है? डिस्टेंस है। x क्या है? डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से बॉडी तक की। समझ में आया? x क्या है? डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से बॉडी तक की। x क्या है? डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से बॉडी तक की। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 इंटू 2, और इसके बाद प्लस में हम लेंगे 2 इंटू 1, प्लस में हम लेंगे 3 इंटू 1, प्लस में हम लेंगे 4 इंटू 2, डिवाइड में हम लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और अभी यहां से हमारा x सेंटर ऑफ मास आएगा 2 और 2 4, और यहां से 8 और 3 11, और डिवाइड में कितना आ गया? 4 और 3 7, 8 और 2 10। सही है? देख लो दोबारा से, 2 2 4 एंड 4 और 3 7, 7 और 8, 7 और 8, 8 8 16, ये आ गया 15। सही है, ओके। 15 बाय 10, 4 3 7, 2 9 और 1 10। ओके, सो ये आया 5 से 2 टाइम्स एंड ये 5 से 3 टाइम्स। एक्स सेंटर ऑफ मास यहां से अपना कितना निकल के आ रहा? 3/2 आ रहा। कितना आ रहा? 3/2 आ रहा। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? ये चीज क्लियर है ना? ऐसे ही एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया। अब आपको वाई डायरेक्शन के लिए चाहिए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो वाई सेंटर ऑफ मास ले लो, और इसके अंदर आप वही चीज फिर से सिग्मा एम वाई बाय सिग्मा एम। अब यही चीज आपको z के लिए चाहिए, यहां पर लिख दे रहा हूं z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एम जेड डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एम। ठीक है ना? ओके, ठीक है? क्लियर 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 क्लियर। ओके ओके ओके, सो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। जब भी कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोशन करेगा तो काम से, यानी कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता अपन का, ठीक है ना? तो उसके सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने का तो कोई सवाल नहीं बनना ना। बनता किसका सवाल? उसका एक्सीलरेशन, उसका वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्प्लेसमेंट तो रहने दो, डिस्प्लेसमेंट तो ये सब हमने कर लिया, ठीक है ना? उसका मोमेंटम और भी कई सारी चीज। मोमेंटम क्या होता है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ भैया। भैया वैसे मैंने न्यूटन्स लॉ वाली वीडियो में बताया था, ठीक है ना? मोमेंटम क्या होता है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। याद आया? ओके, चलो तो अभी मैं यहां पर डालने जा रहा, मैं यहां पर क्या डालने जा रहा? मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। इस चीज को पढ़ने से पहले हम लमाइना का सेंटर ऑफ मास और देखें। लमाइना का सेंटर ऑफ मास और देखें। मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है, मैंने इधर से इतना, ठीक है ना, इसका रेडियस है 4r, और मैंने इधर से r रेडियस का एक सर्कल काट लिया। समझो क्वेश्चन देखो, मेरे पास 4r रेडियस है उस सर्कल का, उसमें से मैंने r रेडियस का एक छोटा सर्कल काट लिया। 4r रेडियस का सर्कल, ऐसे बाद में जाएंगे, इस पे अभी ध्यान मत दो, ठीक है ना? मेरे को याद आ गया वरना ये चीज रह जाती। मेरे पे क्या है? 4r रेडियस का एक सर्कल है, उसमें से मैंने r का एक सर्कल काट लिया, छोटा वाला सर्कल। सो अभी मेरे को क्या चाहिए? रिमूव्ड लमाइना, रिमूव्ड लमाइना का सेंटर ऑफ मास, रिमूव्ड लमाइना का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? केस को इधर ले लो,
तो इधर हमारे पास क्या है, एक्स का ही रहेगा भैया, एक्स सेंटर ऑफ मास, भैया ऐसे ले लो ना, हाँ एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर, अब याद रखना फॉर्मूला देख लो, A1x1 माइनस A2x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ठीक है, A1 इसका एरिया, A2 इसका एरिया, ठीक है ना, A1 किसका एरिया, A1 इसका एरिया, स्फीयर है इसलिए A1 ले रहे हैं, सॉरी सर्कल है इसलिए A1 ले रहे हैं, अगर स्फीयर होता तो वॉल्यूम लेते उसका। ठीक है, 1D में हमने क्या लिया, 1 डायमेंशनल के लिए मास लिया, 2D के लिए हम क्या ले रहे हैं, लमाइना के लिए क्या ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, और 3D के लिए हमें क्या लेना है गाइस, 3D के लिए क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। बहुत बढ़िया, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर, भैया क्वेश्चन डाल दो पहले। ओके, एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा, A1 x1 तो कुछ रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए उसके सेंटर ऑफ मास से दूरी 0 हो गई। देखो सेंटर से हमेशा दूरी नापी जाती है सर्कल्स की, और भी किसी भी चीज की होगी, सेंटर से दूरी नापी जाती है, बात समझ में आई, पकड़ में आई, सेंटर से दूरी नापी जाती है। पहले वो जो सर्कल था उसके लिए सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसके और उसके बीच में, उसके और सेंटर ऑफ मास के बीच में दूरी नहीं थी, इसलिए मैं यहां पर A1x1 को, सेंटर ऑफ मास 0 नहीं हुआ, आई रिपीट सेंटर ऑफ मास 0 नहीं हुआ, उसका A1x1 0 हो गया, तो मैं इधर 0 लिख दे रहा हूं, माइनस A2x2, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, x2 भैया ये कितना हो गया, देखो ये एक r है, ठीक है ना, ये पूरा 4r है, तो ये बचा 3r, तो दूरी कितनी है इसके सेंटर से इसके सेंटर की, 3r, तो हम क्या लेंगे 3r हो गया। डिवाइड में बोलो क्या आएगा, A1 कितना था, A1 4r है ना, तो A1 हो गया अपना पाई आर स्क्वायर यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर, माइनस A2 कितना हो गया, A2 हो गया पाई आर स्क्वायर, बोलो करेक्ट है, A2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, सो नाउ ये आता है अपना माइनस के 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 15 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 15 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब का कैंसिल, आर बचेगा, आंसर आ रहा है 3 से ये 5 टाइम्स, आंसर आ रहा है माइनस आर बाय 5, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज आर बाय 5। ठीक है, लमाइना वाला क्वेश्चन हो गया, लमाइना वाले क्वेश्चन सब आप कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है, अब हम चलते हैं मोशन के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मोशन एक पूरा कॉलेज है, नहीं, मोशन एक पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा के अंदर, शायद आप लोगों को पता होगा, जी नहीं हमको नहीं पता था, अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम इस घटिया से चैनल पर क्यों आते, अपना टाइम बर्बाद करने। सही बात है, घटिया नहीं है मैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इसका मतलब यार, हाँ, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, कुछ मासेस हैं, इन्हें मैंने आगे चला दिया, बस इतना समझो। अभी मान लो वेलोसिटी v है, ठीक है ना, तो अभी हमें फाइंड करना है, इन सब के लिए हमें अलग अलग वेलोसिटी होगी ना, ओके, तो अभी हमें फाइंड करना है v सेंटर ऑफ मास कितना होगा, v सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो ठीक है, यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना था, बोलो भैया, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना था, एक्स सेंटर ऑफ मास एम ए डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एम, ठीक है ना, तो अभी मैं इसका टाइम से डिवाइड दे दूं, सॉरी एम एक्स है, तो x बाय टी
मिलके बना लेगा क्या 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 वी। ठीक है, ऐसे ये इक्वेशन अपना रेडी हो गया। ठीक है ना, मैं इसे थोड़ा सा उसी के पास ले जाके बोल देता हूं। अभी इसी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास बाय t, और सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और यहां पर लिखेंगे ma डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ m। ओके, तीन चीजें अपनी, सॉरी दो चीजें अपनी हो गई। नाउ एक होता है, एक होता है गाइस, एक होता है, क्या होता है अब हमको क्या पता, फोर्स F सेंटर ऑफ मास, F सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या देखना है, F सेंटर ऑफ मास कितना होगा। ठीक है भैया, F सेंटर ऑफ मास आपको मैं बता दूं, F सेंटर ऑफ मास जो है वो बराबर होगा m मास का, ओके, सिग्मा mf ही रखना पड़ेगा। बोलो ठीक है, सिग्मा mf रखना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा mf रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, इसका रीजन क्या है। ठीक है ना, इसको हम क्यों रख रहे हैं, सिग्मा mf को हम क्यों रख रहे हैं, सिग्मा mf नहीं, सॉरी सिग्मा f ही होगा। और ऐसे ही एक और होता है, P सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ P। ठीक है ना, सिग्मा ऑफ P। यहां पर देखो इस वाली चीज को, यहां पर देखो इस वाली चीज को, अगर मैं यहां से सिग्मा m हटा दूं तो ऊपर का फोर्स हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना, अगर मैं यहां से सिग्मा m हटा दूं या फिर इस सिग्मा m को उधर फेंक दूं तो सिग्मा m ए सेंटर ऑफ मास F सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। सेम इस केस में देखो, सिग्मा m को उधर फेंक दूं तो P सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। वही चीज हुआ। ठीक है ना, कोई अलग से कंसेप्ट उड़ के नहीं आया, बस सेम रहा। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की 4-5 फॉर्मूले, ओके, जो कि हमें याद भी नहीं करने, ऑटोमेटिक याद रहेंगे, याद रहेंगे ऑटोमेटिक। अभी एक सवाल जनरल बहुत बनता है, क्या बनता है कि अगर किसी भी सिस्टम का, बात सुनना पहले मेरी, अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो आप हमें ये बताइए कि क्या बदलेगा नहीं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो अपना मोमेंटम नहीं बदलता। पहली बात, मोमेंटम नहीं बदलता, और वहां पे मोमेंटम कहीं नहीं देगा, आपको देगा वेलोसिटी नहीं बदलेगा, एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा, सेंटर ऑफ मास भी लिख सकता है साथ में, या फिर टाइम नहीं बदलेगा। तो हम कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा भैया। भैया कुछ भी बदल जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर ये जो वेलोसिटी था वही रहेगा। ठीक है, जो वेलोसिटी उस टाइम से पहले था वही रहने वाला है। ओके, सो जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी रहेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने अभी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट 100% कर लिया है। अब आप इसके खुद से कुछ क्वेश्चंस लगा लें, या फिर पुराने वीडियोस लेक्चर्स में भी जाके आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे को अभी तक याद है, बहुत दिन पहले वो वीडियोस बनाए थे, उधर भी मैंने कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए थे, उन्हें आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ओके, चलिए तो एक और छोटी सी चीज और पढ़ते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर
ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटी का सेंटर, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्रेविटी का सेंटर हो, और ये जा चुका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, इस निब पर खड़ा हुआ है, एक सिस्टम है इस निब पर खड़ा हुआ है, इस निब पर टिका हुआ है, यहां पर एक मास m बैठा हुआ है, यहां पर एक मास m बैठा हुआ है, तो इधर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन, इधर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना, और उस नॉर्मल रिएक्शन को अगर इधर का वेट साध लेगा तो ये दोनों मास ऐसे रह जाएंगे, वरना इधर का नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ, इधर का थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है। तो मतलब यही है कि सेंटर ऑफ मास होता है मास का सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी का सेंटर, ठीक है, ठीक है। मतलब जितनी भी ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ओनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करती है। क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, बस इतना ही है देखो समझने का, और कुछ इससे ज्यादा हो नहीं सकता। क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरीके का इस जगह का एक पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा वेट रखा हुआ होता है। जैसे सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट था जिधर मास रखा हुआ था, वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा वेट रखा हुआ है, ठीक है, गेट इट। ओके, सो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास बहुत अच्छा था, इस तरीके का मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, हमसे कहा गया ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, कार का वेट 1800, चलो 180 कर देते हैं इजी करने के लिए, वरना 180 किलो की कोई कार मैंने नहीं देखी। कार का वेट 180 किलोग्राम। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, हाँ फाइंड करना है, फाइंड N1, N2, इधर लग रहा N1, सॉरी 2N1, इधर लगेगा 2N2, क्योंकि दो दो व्हील होते हैं ना, सिंगल व्हील पर तो अटका नहीं है, दो व्हील होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना है इसकी, N इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये प्रॉपर्टी याद रखना और यही यहां पर अप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला कि ये जो 2N1 है और ये जो 2N2 है, इट शुड बी इक्वल्स टू 180, तो ये आया N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 90, सही है, ठीक है ना, 2 ओके 90, N1 प्लस N2 इज इक्वल 90, तो मैं कह सकता हूं N2 इज इक्वल 90 माइनस N1, बस वही चीज इधर थोड़ी सी पुट करनी है। तो अभी देखो करना क्या है, यहाँ पर N1 बाय 90 माइनस N1 जो है वो बराबर होगा R2 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो इसका R तो ये है ना, इसका R ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस इज R, ओके, तो R2 ऊपर जाएगा, यानी कि इसके ये वाला, यानी कि 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ठीक है ना। तो अब बस सिंपल 2N1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस N1, और ये एक इधर गया तो 3N1 इज इक्वल्स टू 90 और N1 इज इक्वल्स टू 30, N1 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, हमें पता चल गया N1 क्या नॉर्मल रिएक्शन, N1 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, N1 30 न्यूटन है। अब बस अब क्या है, अब तो बस सिंपल है, क्या, अब तो बहुत सिंपल है भैया कि N1 हमारे पास 30 आ गया तो N2 आ जाएगा 60, 90 में से माइनस करके, तो ठीक है, तो ये था ग्रेविटी का। तो अभी इसके आगे हम चालू करते हैं मोमेंटम, ठीक है, ओके। सो नाउ गाइज, इसके बाद गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं गाइज एक नया टॉपिक गाइज, ओके, एक नया टॉपिक। क्या है गाइज, क्या है वो नया टॉपिक, वो नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टॉपिक का नाम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ इस तरीके का है, हमसे कहा जाता है अगर कोई भी, वही बात जो अभी कहा था मैंने, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, तो नहीं होगा, सॉरी, तो नो इम्प्यूल होगा, हाँ याद आया, नो इम्प्यूल होगा, इम्प्यूल नहीं होगा कुछ भी, और जो मोमेंटम है कंजर्व होगा, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये तीन बातें आपको अपने दिमाग के महान सागर में इस तरीके से घोलनी है कि आपको कहीं भी दिखे कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लूज हो रहा, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इम्प्यूल नहीं होगा। आइए प्रूफ करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नो 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 नो, थर्मोडायनेमिक्स पे क्यों चले गए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूटन ने नहीं दिया था, फालतू में न्यूटन का नाम ले लिया। F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सो हमसे कहा ये वाला जीरो, एक्सटर्नल कह लो यार, ठीक है ना, जीरो बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। बोलो जे जो होता है यानी कि इम्प्यूल्स डेल्टा पी होता है, एम आई करेक्ट? तो ये ऊपर जाएगा तो जे इज इक्वल जीरो हो जाएगा, एम आई करेक्ट? जब जे इज इक्वल जीरो है यानी कि पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ हो जाएगा, यानी कि इनिशियल जो मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। मोमेंटम बच गए, मोमेंटम साहब बचा लिए हमने, एक तालियां हो जाए इनके लिए। मोमेंटम जी आप बच चुके हैं, ठीक है, ठीक है, मोमेंटम ऐसे बचेगा, ठीक है, मतलब कि मोमेंटम का कहीं भी लॉस वगैरह नहीं हो रहा। नाम से समझ में आ रहा, कंजर्वेशन करना मोमेंटम का। क्या करना जी, कंजर्वेशन। इसके सवाल फिर से आप पुराने लेक्चर्स में जाएं और वहां से देख के आए तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपके पास खुद के क्वेश्चंस हैं तो यू कैन, हाँ भैया तुम तो करोगे ही ना अपने, तो हाँ हमारी थोड़ी ना सुनोगे, अपने तो खुद ही करोगे। चलो तो एक और मैं यहां पर एक क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत अच्छा सा सवाल मेरे पास, पहले सोच तो लेने दो। हाँ, मेरे पास यहां पर इस तरीके का एक कार्ट है, ठीक है ना, इस तरीके का एक कार्ट है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें जगह जगह से छेद है। ये 500 किलो का है, इसमें से 25 किलो वाई डायरेक्शन में, ध्यान से सुनो, वाई डायरेक्शन में छूट गया, गिर गया, जो भी हुआ सो हुआ, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो कार्ट है वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। नाउ फाइंड न्यू स्पीड। कैसे फाइंड करेंगे जी, ऐसे फाइंड करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम देखो पी आई बराबर पी एफ, इनिशियल कितना था, इनिशियल था सर 500 इंटू 2, फाइनल कितना हुआ, बोलो कितना गया, ये मैं कह लेता हूं, चलो 400 कह लेता हूं, यानी कि 100 किलो उड़ गया। अब क्वेश्चन इजी हो गया, ये 100 किलो उड़ गया है, 100 v, ठीक है ना। तो अभी यहां से हमें वेलोसिटी फाइंड करना होगा x में, 500 इंटू वी, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0, ठीक है ना, 5 दूनी 10, यानी कि हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप। ये हो गया अपना x के लिए। नाउ के पी आई बराबर पी एफ, दोबारा से पी आई बराबर पी एफ,
जे डायरेक्शन के लिए पी आई बराबर पी एफ, पी आई 0 होगा क्योंकि इनिशियली तो वहां पर कोई भी वेलोसिटी वगैरह था नहीं, तो भैया पी आई 0 हो गया। और ये जो पी एफ है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा कि जो 100 किलो का है ये 20 की स्पीड से भागा, और ये जो अब बचा कितना 400 का, तो ये जो 400 किलो का है, यहाँ पर मैंने 100 क्यों डाला हुआ है, गलत बात ना, यहाँ पर बचा 400 का है, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, मुझे माफ कीजिएगा, 2 से ये 2 बचे और यहाँ पर ये आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है ना। सो यहाँ से अब कितना आया, 400 इंटू वी, एक्स कह लो वाई कह लो, अब तो ठीक है ना। सो अभी ये जाके इधर होता है सर 2000, ठीक है ना, और डिवाइड में अपन को 400 डालना, सो ये आया वी वाई, 0 से 0, 0 से 0, इधर 2, इधर 10, इधर 5, यानी कि वी वाई बराबर -5 जे कैप। बोलो ठीक है, हमें वी एक्स पता है, हमें वी वाई पता है, हम वी कह सकते हैं वी एक्स प्लस वी वाई हो जाएगा, ठीक है, हम v कह सकते हैं वी एक्स प्लस वी वाई हो जाएगा, और वी एक्स कितना है 5/2 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप, एंड वी वाई इज -5 जे कैप, तो यार लिख लो ना 5/2 आई कैप -5 जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी। दिस इज द फाइनल एंड लास्ट आंसर, दिस इज फाइनल एंड लास्ट आंसर। ओके चलो तो अभी मैं एक सवाल और लूंगा, फिर उसके बाद इस सिलसिले को आगे चलाऊंगा और थोड़ा सा कोलिजन आगे कराऊंगा, ठीक है। तो इम्पल्स आपको समझ में आ गया, या फिर आप मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएं, या फिर आप इम्पल्स को 0 डालें, बात एक ही रहेगा। इम्पल्स के अंदर एक और चीज समझने की है कि हमें जब भी एफ टी ग्राफ दिया जाए तो जो इम्प्यूल होता है वो एफ इंटू टी, मतलब उनका एरिया होता है। जैसे कि ये दे दिया तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये हमारा इम्प्यूल्स हो गया, यानी जे हो गया। ओके, सो आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में कई बार पूछा जा चुका है वो हम यहां पर करेंगे, ठीक है ना, और वो शायद आपके एग्जाम्स में बन जाए। क्या है गाइस, एक इस तरीके का प्लान है, देखो मेरी एक बात सुनना इस क्वेश्चन के लिए, इस तरीके का एक प्लांक है, धरती पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, और उस पर एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके एक एंड पर एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है। तो अभी वो इधर से भाग के उधर जाता है, यानी कि लास्ट के एंड के सरफेस पर, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूं, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा उस आदमी का, ये फाइनल इस तरीके से प्लांक पीछे खिसक जाएगा, जब आदमी आगे भागेगा तो प्लांक पीछे भागेगा, बोलो सही बात है। तो आदमी यहां पर आ जाता है, सेकेंड एंड पर आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया, स्मूथ सरफेस है मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट होता है फोर्स का। अभी हमारे पास क्या है, दोबारा से आइए, एक आदमी यहां पर खड़ा था, यहां पर पहुंचा, पीछे भाग गया, प्लांक खिसक के। स्मूथ सरफेस मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर एक्ट नहीं करेगा, जो कि हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है फोर्स एक्ट कराने के लिए।
अब देखो पहले जो था ना ये लेंथ L था, और ये जो लेंथ L है ना हमको दिया हुआ है, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, ये जो लेंथ L है वो हमको दिया हुआ है 10 मीटर, और ये जो मास है ये हमें दिया हुआ है 450 किलो, और ये जो आदमी का मास है ये हमें दिया है 50 किलो। ध्यान से सुनना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज L माइनस एक्स, दैट इज x। अभी सुनो मैं क्या लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान देना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उस आदमी का, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है ना, कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो इसे फाइंड करने का बहुत प्यारा सा तरीका, यहां पर ये जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास है वो 0 होता है। ठीक है ना, एक बात ये आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसा कोई भी सवाल आता है तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 लेना है। ठीक है, 0 ले लिया, इसे मैं m1 कह देता हूं, इसे मैं m2 कह देता हूं। तो मैं कहता हूं m1 0 बराबर m1, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल में होगा ना। ओके, सो ये इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? L माइनस एक्स, m1 L माइनस एक्स प्लस m2 x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका। हमें दे रखा है एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी ये आगे से पीछे भी जा रहा है। एक और चीज देखो, ये आगे था ना, पीछे भागा, तो इसका जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज नेगेटिव। इसका एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका सेंटर ऑफ मास 0 है। ये हमने से एक पूरा सिस्टम माना हुआ है। देखो यार समझो, इसको हमने एक पूरा सिस्टम माना हुआ है, ठीक है ना। और ये इधर उधर चलता फिरता रहेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? पता कैसे चलेगा सेंटर ऑफ मास किधर है? इसलिए हमने कहा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, और ये सच भी है, ठीक है ना। इसका एक्स सेंटर ऑफ मास 0 रहता है। तो m1 प्लस m2 इधर डालो, खत्म। इसे इधर ले आओ, m2x बराबर m1l माइनस m1x। अब बस वैल्यूज पुट करने हैं, और यहां से हमें x पता चल जाएगा। चलो तो अभी वैल्यूज डालते हैं इधर। m2x, m2 450, x कितना है हमें नहीं पता। m1l, m1 50 और ये हो गया 500 माइनस m1x, m1 कितना 50, x नहीं पता, तो हो गया सर 500, x बराबर 500 नॉट 5000, इट इज x आ गया अपने पास 1 मीटर, x 1 मीटर आ गया। क्या यही फाइंड करना था? नहीं। क्या यही फाइंड करना था? नहीं। मैन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। मैन का यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज L माइनस एक्स। बोलो ठीक है। तो L माइनस एक्स हमें फाइंड करना था, और L माइनस एक्स है 9 मीटर। ठीक है, सवाल समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, हमने अटेम्प्ट किया, खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये, सेंटर ऑफ मास को लेके आने वाला। ठीक है, तो अभी 15 मिनट 20 मिनट हम कोलिजन को देंगे। 15-20 मिनट हम कोलिजन को दे लेते हैं, वरना कोलिजन दादा नाराज हो जाएंगे। और ऑलरेडी मुझे लगता है सब कुछ कर लिया है हमने। वेरिएबल मास हमने किया नहीं, क्योंकि वेरिएबल मास को समझने के लिए थोड़ा सा लॉगरिथम आना चाहिए, जो कि हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, फिर उसके बाद वेरिएबल मास वगैरह की सोचूंगा। ओके, आइए लौटिए। कोलिजन क्या समझ में आता? कोलिजन से टकराव, गाड़ियों का भिड़ना,
टूटना फूटना, यही सब है ना कोलिजन। तो कोलिजन तो यही होता है, एक गाड़ी इधर चाहिए एक गाड़ी इधर चाहिए, भिड़ गई, खत्म कहानी। वही चीज कोलिजन है ना। बट फिजिक्स के टर्म्स में कोलिजन के अंदर जब कोलिजन हो जाए तो एक चीज मस्ट होती है, उस चीज का नाम है वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी मस्ट होती है। अब चाहे कैसा भी कोलिजन हो, देखो स्प्रिंग वाला अपने आप से देख लेना, एक क्वेश्चन करा दूंगा, ज्यादा नहीं। स्प्रिंग वाला अपने आप से देख लेना, वैसे मैंने बना दिया है उसका। हाँ ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इज मस्ट, वेलोसिटी भैया मस्ट है, जरूरी है वेलोसिटी। ठीक है ना। तो इधर एक चीज, एक कन्वेंशन आपको याद रखना होगा गाइज, इसका एक कन्वेंशन है, बहुत प्यारा सा कन्वेंशन, कि जो पी आई है, कन्वेंशन नहीं भैया सत्य है, पी एफ के बराबर होगा। मोमेंटम पूरे रास्ते कंजर्व रहेगा। कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इलास्टिक, बहुत जल्दी करा रहा हूं कंसेप्ट, इन इलास्टिक, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे इसलिए। इलास्टिक इन इलास्टिक, ठीक है ना। इलास्टिक के अंदर क्या है, इलास्टिक के अंदर कहा जाता है काइनेटिक इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल। बट अपने कानों में डालना कि जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, वो पूरे रास्ते कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल, केवल पूरे रास्ते कंजर्व रहता है, तो वो है मोमेंटम बाबा की जय। ठीक है ना, मोमेंटम पूरे रास्ते कंजर्व रहता है। और एक और चीज कंजर्व रहता है, दैट इज एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल। बट इसके केस हमें इधर नहीं देखने। इन इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो इसका E होता है 0, इसका E होता है 1, E होता है 0, E होता है 1। ठीक है, ओके। और इसके अंदर और कुछ नहीं पढ़ना, इलास्टिक के अंदर बस यही है। और पार्शियल इलास्टिक का E जो है, पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक, मतलब कि बीच का। ठीक है ना। इलास्टिसिटी में बताऊंगा आपको इलास्टिक क्या होता है, और पहले भी बता चुका हूं। नहीं, हर एक वीडियो में ये बात याद दिलाना जरूरी है कि पहले भी करा चुका हूं। हाँ, तभी तो जाके देखोगे ना। पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक, इसमें क्या है, E जो है ना 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। E जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। तो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये E क्या है। E को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको डिफाइन किया गया दादा न्यूटन के द्वारा कि जो E है ना, वो बराबर होता है सेपरेशन स्पीड डिवाइडेड बाय अप्रोच स्पीड। ठीक है ना, सेपरेशन स्पीड डिवाइडेड बाय अप्रोच स्पीड, मतलब E बराबर v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। ठीक है ना। अभी जल्दी से इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्दो एक तरीके का माइंड मैप मैंने यहां पर नोट कर दिया आपके सामने कोलिजन का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। चलिए आगे चलते हैं गाइज। ये क्या मैं देख पा रहा, हाँ सही है, ओके। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। देखिए, स्प्रिंग कोलिजन मैंने आपसे बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, इसलिए स्प्रिंग कोलिजन का पहला सवाल, स्प्रिंग कोलिजन का एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पर है, स्प्रिंग लगा हुआ उससे,
ठीक है ना, इस तरीके का भी स्प्रिंग नहीं होता, ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ब्लॉक है जो कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ भगा आ रहा है। ये जो ब्लॉक है दोनों आइडेंटिकल मास के हैं, दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल मास के हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। और ठीक है ना, इस तरीके का कुछ होगा, और ये जो मैक्सिमम कंप्रेस करेगा इसे, दैट इज एक्स मैक्सिमम, ठीक है ना, वो इस पे लगेगा। देखो देखो, फील लो, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, मैं आया इधर से जिंग ऐसे लेके चला गया, समझ में आया, स्प्रिंग लगा हुआ है इसके साथ में, है ना, तो मैं इधर से आया जिंग, देखो वो भी पहले स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेस करूंगा फिर उसे लेके जाऊंगा साथ में, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस करूंगा फिर लेके जाऊंगा साथ में, समझ में आया। ओके ठीक है, तो हो गया आफ्टर कोलिजन केस, आफ्टर कोलिजन। तो बोलो अभी क्या है, अभी के लिए, इसके लिए आपको पहले तो पी आई बराबर पी एफ लगा दो, तो देखो पी आई कितना है, -3m बराबर m2m v, ठीक है, -3m बराबर 2mv, सो m से m कैंसिल, वेलोसिटी आया -3/2, वेलोसिटी आ गया -3/2, एक चीज आ गई। दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस में हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, ध्यान दो, ई आई बराबर ई एफ, ई आई पर कोई भी नहीं था, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इधर कोई नहीं था, है ना, तो उधर खाली काइनेटिक था, पोटेंशियल नहीं था कुछ, इधर पोटेंशियल और जुड़ गया, तो इधर हम लिखेंगे काइनेटिक इनिशियल के लिए हाफ माइनस का वैसे भी बोल दो m v स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, चलो हमें k दे दिया इसने 3, बढ़िया सा दो यार, कटे है ना, 4 k दे दिया इसने हमें 4, सो ये 2 से 2 बार, k दिया है 4 इसलिए जाएगा 2 से 2 बार, ठीक है। तो अभी ऑल्दो सब कुछ ही ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, तो चलो मैं ऐसे इधर फेंकता हूं, इसे नहीं फेंकता, चलो मैं काइनेटिक फाइनल को इधर फेंक रहा हूं, हाफ m v कितना है 3/2 माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ k एक्स स्क्वायर, हमें k की वैल्यू पता 4, तो ये आ गया 2k 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, हो। तो अभी क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, अपॉन में लेना 4, 2 से जाएगा 2 बार, ठीक है ना, 2 दिया 6 6m प्लस 3m 2x स्क्वायर, ठीक है, तो ये यहां से आता है -3m/4 2x स्क्वायर, तो जो x आ रहा है दिस वुड बी इज इक्वल्स टू √-3m/8, ठीक है, यही हमें लास्ट फाइनल करने के लिए देगा, एक चीज ये फाइंड करने के लिए, एक चीज ये फाइंड करने के लिए, दोनों चीज फाइंड हो गया, m कुछ दे सकता है। बहुत प्यारा सवाल यहां पर खत्म हो गया। ओके, स्प्रिंग फोर्स का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा लास्ट, ठीक है, चलो
एक सवाल और लेते हैं। प्रूव सेपरेशन स्पीड इज इक्वल्स टू अप्रोच स्पीड फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फॉर इलास्टिक कोलिजन। चलो खुद करके देखो। हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखो पीएफ बराबर पीआई एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल 101% बनाना पड़ेगा। M1 है, M2 है। हाँ, दो ब्लॉक हैं M1 एंड M2। दो ब्लॉक हैं M1 एंड M2। ओके, सो ये जा रहा है मान लो V, ये जा रहा है मान U1 U2 सॉरी। ओके, और आफ्टर कोलिजन की भी एक ऐसा ही केस बना लो भैया। M1 M2 V2 V1। अब ठीक है, अब फाइनल है। यह आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। 1 1 वाले एक तरफ ले लो। M2 U2 माइनस M2 V2 M1 V1 ओके M1 U1। तो M2 इधर से कॉमन, U2 माइनस V2 इधर से M1 कॉमन, V1 माइनस U1। इतना एक तरफ हमें रख लेना है। चलो इस डायग्राम को हटा रहा हूं, डायग्राम थोड़ा सा फील आ गया बस, और कुछ नहीं था। चलो सेम चीज इधर देखो, सेम चीज इधर देखो। काइनेटिक इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल। इनिशियल है हाफ M1 V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हाफ M2 V2 का स्क्वायर बराबर हाफ M1 सॉरी V1 V2 ओके M1 U1 का स्क्वायर प्लस में हाफ M2 U2 का स्क्वायर। ओके सो यहां से अब क्या है कि जो हाफ है इसको मैं दोनों तरफ से कॉमन लेके मार सकता हूं, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास क्या है कि जैसा यहां पर किया वैसा ही सेम इधर कर लेते हैं। 2 वाले एक तरफ, 1 वाले एक तरफ। M2 V2 का स्क्वायर माइनस M2 V1 का स्क्वायर, M2 V2 का स्क्वायर माइनस M2 V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू M1 U1 का स्क्वायर M1 V1 का स्क्वायर। V1 में आपने ऐसे मारा तो ये उधर जाएगा, 1 मिनट जरा, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। आई एम टू मच कंफ्यूज्ड। ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये उधर चला जाए, ठीक है, ठीक है। नहीं V2 सॉरी थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है यहां पर। देखिए क्या है कि M2 V2 का स्क्वायर यहां पर M2 U2 है, तो हम कह लेते हैं M2 U2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर M2 V2 का स्क्वायर। ओके, U2 की तरफ V2 लेके गए, इसे इधर लेके गए, ठीक है, तो ये आ गया V1 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर। चलो तो अभी यहां से मेरे पे आ गया M2 बाय M1 बराबर V1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इधर भी यही सेम चीज लिख लो, M2 बाय M1 बराबर U2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस U1 सॉरी V1 M2 V2
v2, फिर वही चीज हम कर रहे हैं क्या यार, u2 माइनस v2, u2 माइनस v2, तो इधर आएगा u2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड में आएगा अपना v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। ओके, तो अभी इसकी जगह पर ये डाल दें। ओके, सो आई हैव टू पुट इट u2 माइनस u2 बटा u2 माइनस v2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस u1 इज इक्वल्स टू u2 माइनस v2 और a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b। सो है u2 प्लस v2 अंडर डिवाइडेड सेम चीज v1 माइनस u1, v1 प्लस u2, u1। सो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां पर बचा 1। ठीक है, यहां पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ये सारी चीज हो चुकी थी तो मैंने इस तरफ से मिटा दिया, थोड़ा सा और बच रहा है और खत्म है, बस अभी कुछ नहीं है। 1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2, v1 प्लस u1, इसे इधर फेंक दो, v1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2, u2 ठीक है, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1, एंड आपको यहां पर लिखना है बहुत प्यारे अक्षरों में हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाँ सही है, टाइम भी हो चुका है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन कोलिजन के ऊपर। इसके बाद आप खुद ट्राई करना इनइलास्टिक कोलिजन के पार्शियल। हाँ, उसमें बस कुछ नहीं होता, बस यार मेरी बात सुन लो, उधर कहना आपको E इज इक्वल्स टू 1 और 0 से 1 के बीच में E दिया होता है पार्शियली में, और कुछ नहीं है, E दे देगा आपको, खत्म कहानी, बस खत्म। E दे दिया, अब क्या है बच्चा भाई, अब तो खत्म है ना, E दे दिया अब तो खत्म है। एक इक्वेशन वहां से बन जाएगा Pi इज इक्वल्स टू PF, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा E वाले से। सेम चीज उधर कॉपी कर लो, उधर तो कुछ नहीं है भैया। उधर क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, इनइलास्टिक के केस में क्या होता है। इनइलास्टिक के केस में कुछ ऐसा होता है कि दोनों पार्टिकल एक साथ चिपक के चलते हैं, दोनों पार्टिकल एक साथ चिपक के चलते हैं, मतलब कि उनका वेलोसिटी सेम होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है। आई रिपीट, उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है, और कुछ इस तरीके का होता है। देखो m1 u1 प्लस m2 u2, ये परफेक्ट की बात हो रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को प्लास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। एक साथ इतना कुछ, हाँ, ये आ गया m1 प्लस m2 b, ऐसा होता है कुछ केस। तो इससे तो अब हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं वेलोसिटी को, सही बात है कि नहीं। दोनों एक साथ मिलके चलेंगे, सेपरेशन ऑफ स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो की। इधर हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सारे कंसेप्ट सीखे। अगले वीडियो में आने वाला है तूफान, नाम है उसका रोटेशनल मोशन, ठीक है। उसके लिए पहले से रेडी होके आना, ठीक है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, रियलिटी में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अगले में उसे देखेंगे, और अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।